अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। कोई माहिर मईशत निगरान वज़ीर आज़म बनने वाला है। इंटरव्यूज़ का आगाज़ हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट की एक पसंदीदा शख्सियत जो ऐसे मामलात में अमूमी तौर पर ना सिर्फ तलब कर ली जाती है बल्कि उसको ये जिम्मेदारियाँ सौंप भी दी जाती हैं, वो भी कराची पहुँच गया। ना सिर्फ कराची पहुँच गया बल्कि कराची पहुँचते साथ ही उनको VVIP प्रोटोकॉल भी मिल गया और इस प्रोटोकॉल के ज़रिए वो अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही मुल्क में एक निगरान सेटअप आने वाला है और कोई माहिर मईशत सख्त तरीन फैसले करके मईशत को पटरी पर डालेगा और मेरा और आपका अर्क निकालेगा, और क्या उसको इसी ही मकसद के लिए तलब कर लिया गया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अगर वाक़तन किसी माहिर मईशत को निगरान सेटअप के लिए तलब किया गया है, दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, हमने अपनी टर्म के इख्तिताम तक यानी अगस्त 2023 तक मामलात को कंटिन्यू करना है, तो फिर कौन है वो जो ये इंटरव्यूज़ कर रहा है? और क्या जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उन्होंने जो न्यूट्रलिटी का अलम उठाया था, वो न्यूट्रलिटी को क्या अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार हो चुके हैं, यानी न्यूट्रलिटी का स्टेटस क्या है? और सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के अंदर अपना बयानिया तश्कील दिया था और उस बयानिए को लेके वो आगे बढ़ रहे थे, क्या उनके बयानिए का जो दबाव है वो आ चुका है इस्टेब्लिशमेंट पर, और क्या वो उस दबाव के नतीजे में अब कुछ बड़े फैसले लेने जा रहे हैं? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। नहायत तफसील से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इत्तेहादी जमातों के इजलास की, जहां पर इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि तगड़े हो जाओ और जो फैसले करने हैं वो फैसले लो, मईशत को ट्रैक पर डालना है उसको ट्रैक पर डालो, किसी भी किस्म के दबाव को खातर में ना लाएं, और इलेक्शंस की भी बिल्कुल फिक्र मत करें। इलेक्शन कब होंगे इसको ज़हन से निकाल कर जो आपका काम है उस काम की तरफ फोकस रखें और बस आगे बढ़ते हुए चले जाएं। इमरान खान के भी उन्होंने कहा जलसों में कि भाई इमरान खान के जलसों का भी आप दबाव ना लें, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इमरान खान साहब से भी बड़े जलसे कर लेंगे, दबाव को इस वक्त आपने खातर में नहीं लाना। इस इजलास की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस इजलास के अंदर कुछ खासी जिसे हम कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को हौसला देने के लिए बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, और इस इजलास में मौजूद कुछ शख्सियात की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इनफैक्ट जो क्लैरिटी के साथ शहबाज शरीफ साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों ने इस बात से आगाह किया कि इंतखाबात का जो फौरी इनेकाद है ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं होंगे, किसी सूरत नहीं होंगे। पहले इंतखाबी इस्लाहात होगी, नैब कवानीन में तब्दीलियाँ होंगी, बजट पेश होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बननी है और क्या सूरत हाल नहीं बननी। बल्कि ज़राए का ये भी कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया शहबाज शरीफ साहब को कि हमने इतनी मेहनत और मुश्किल के बाद आपको वज़ीर आज़म बनाया है, अब ये आपका काम है कि आप अपने पैरों पर वज़न डालें, ज़रा तगड़े हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऊंच नीच होती रहती है, झूठ किसी भी बुनियाद पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता, और आखिरकार झूठ का पर्दाफाश होना ही है। इमरान खान साहब का इस वक्त जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ की बुनियाद और झूठ की बेस के ऊपर कायम है, और जैसे ही लोगों के सामने हक़ाइक़ आएंगे वो लोग उनसे पीछे हट जाएंगे। और ज़राए ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो लंदन इजलास है उसके हवाले से जो इत्तेहादी सरबराह हैं उनको आगाह भी किया और ये बताया कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमें ज़्यादा देर तक इंतखाबात को इल्तवा में नहीं डालना चाहिए। फौरी तौर पर हंगामी नौयत के फ़ैसले करने चाहिए, और हंगामी नौयत के फ़ैसले करते हुए हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ताख़ीर करने से हमें नुकसान हो सकता है। जबकि इत्तेहादी जमातें जो वहाँ पर मौजूद थी उनकी राय इससे कतई तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब जो बातें तय हो चुकी हैं सेटल्ड इश्यूज़ के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। और आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप कुछ टाइम दें। उन्होंने ज़राए के मुताबिक आसिफ ज़रदारी साहब ने 36 घंटे का टाइम मांगा शहबाज शरीफ साहब से कि आप मुझे 36 घंटे दें, 36 घंटों के अंदर अंदर आपके सामने सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, और जहाँ से आप गारंटी चाहते हैं, जहाँ से आप थपकी चाहते हैं, वहाँ से भी आपको थपकी मैं दिलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा आपने इस मामले पर आपको बात नहीं करनी और आपने फोकस होना है। और इस मुलाकात का नतीजा हमने आज सुबह देखा जब शहबाज शरीफ साहब ने वाकई ही फ्रंट पर आकर लीडर के तौर पर और मुश्किल फ़ैसले लेने के अमल का आगाज़ किया, क्योंकि आज सुबह के आगाज़ में ही डॉलर ने पहली मरतबा पाकिस्तान
पाकिस्तान की तारीख में 200 रुपए के हिंसे को टच किया और उसके बाद फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात किए गए हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ने तमाम तर जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे वो लग्जरी गाड़ियां हैं, चाहे वो इंपोर्टेड पानी है, चाहे वो कुत्तों की खुराक है, चाहे वो इंपोर्टेड दूध है, पनीर है, मक्खन है। वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर अफराद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तो देसी पानी नहीं पीते, वो तो पानी भी फ्रांस का पीते हैं या ख़ास झरनों का पानी पीते हैं, तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर आज ये हुक्म जारी कर दिया कि जनाब ये तमाम चीज़ों की जो मुल्क में तैयार होती हैं और उनके ऊपर किसी भी किस्म की उन चीज़ों की मौजूदगी में कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं की जाएगी। और उनका ये कहना है कि इस फैसले के नतीजे में ना सिर्फ मुल्की जो इंडस्ट्री है उसकी जो सेल्स हैं उसमें इजाफा होगा, बल्कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर भी खातर खा कमी आएगी। और देखना यह है कि अब इस फैसले के असरात क्या होंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो डॉलर है वो इस वक्त बेकाबू है। अगरचे अगर हम देखें तो 2 दिन से स्टॉक मार्केट काबू में है, लेकिन डॉलर अभी तक काबू में नहीं आया। और हुकूमत के जो माहिर माशियात हैं, उनका ये कहना है कि इस फैसले से डॉलर भी अगले 2-4 दिन के अंदर उसकी प्राइस भी मुस्तहकम होगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो ज़ोर पड़ता है वो डॉलर के ऊपर ही पड़ता है। खैर, जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हंगामी नौयत के हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सदारती रेफरेंस पर राय आने के बाद सिचुएशन एकदम बहुत ज़्यादा शेकी हो गई है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो अपोजिशन है, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब, वो भी हुकूमत के ऊपर अपना दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस सारे सूरत हाल में शेख रशीद अहमद साहब एक नए इंकशाफ के साथ सामने आए हैं, और उनका ये कहना है कि हाँ, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि मैं GHQ का नुमाइंदा हूँ, इदारों का ख़ास हूँ और था और रहूँगा। हुकूमत ने इदारों से रब्ता किया है और 1.5 साल की गारंटी मांगी है, लेकिन इदारों ने नहीं दी। यानी ये वही बात कर रहे हैं जिसका इजहार आसिफ अली जरदारी साहब के सामने शहबाज शरीफ साहब ने किया कि मैं मुश्किल फ़ैसले लूँ, इसकी पॉलिटिकल कीमत अदा करूँ, लेकिन क्या पता कल को 2 वोट दाएँ बाएँ हों और हमारा खेल ख़त्म हो जाए। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप मुझे 36 घंटे दें, इस 36 घंटों के अंदर मैं आपके सामने तमाम पिक्चर को क्लियर भी करूँगा और जहाँ जहाँ से आपको सपोर्ट दरकार है वो सपोर्ट भी आपको दिलवाऊंगा और थपकी भी आपको दूंगा। अब इस सूरत हाल में जहां पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शेख रशीद अहमद साहब ने एक और इंकशाफ किया। उनका ये कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त निगरान सेटअप के लिए ना सिर्फ मुशावरत जारी है, बल्कि चंद ऐसे उम्मीदवारान हैं जिनके इंटरव्यूज़ भी की गए हैं, और ये तमाम के तमाम लोगों का ताल्लुक, इनकी जो फील्ड है वो है मईशत, और ये जो तमाम लोग हैं इनका ताल्लुक मईशत के शोबे से है, और ये ना सिर्फ मईशत को अच्छे तरीके से समझते हैं बल्कि मईशत को संभाला देने की उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म भी है। और उनका ये भी कहना है कि 31 मई तक इम्पॉर्टेंट फ़ैसले होंगे और उससे पहले पहले तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। अब ये अगर शेख रशीद की इस बात को देखें तो फिर वो जो इतलात हैं कि शख्सियात की पाकिस्तान आमद हो रही है, आने के बाद उनको VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो फिर इस बात की तरफ इशारा बनता है कि हाँ जी, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ होने जा रही है और इसका यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। अब कौन सी शख्सियत पाकिस्तान पहुँची है, ये यकीनी तौर पर आपके ज़हन में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा। जो शख्सियत पहुँची है यहाँ पर वो इस्टेब्लिशमेंट की एक पसंदीदा मईशत दान हैं, और उनका नाम है जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान में मईशत बिगड़ी है, IMF के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो हमेशा ही अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जो ज़रूरत है, जो कमी है, वो महसूस की जाती है, और फिर इनको हर मर्ज़ की दवा समझते हुए हर एक हुकूमत के अंदर सेट कर दिया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर के अंदर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी मईशत की सूरत हाल ख़राब थी, दहशत गर्दी की वजह से। उस वक्त भी जो माहिर मईशत हैं जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनकी खिदमात हासिल किया गया और उनको आसिफ अली जरदारी साहब की कैबिनेट के अंदर एडजस्ट कराया गया। उसके बाद जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी है जब, तो उस वक्त भी जब असद उमर साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आते साथ ही उन्होंने मईशत के ऊपर एटम बम चलाए, तो फिर वो ऐसे धचके थे जिससे हमारी मईशत को संभाला नहीं मिल रहा था। तो फिर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पर असद उमर साहब को घर भेजा उनकी छुट्टी हुई कबीना से, और फिर उनके नतीजे में
عبد الحفیظ شیخ صاحب کو چارج ملا اور وہ وزیر خزانہ رہے. یہ اس وقت تک وزیر خزانہ رہے جب تک یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں ان کو شکست نہیں دی, اور پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب کو یہ ذمہ داریاں ملی. خیر یہ ایک مکمل ان کی ایک ہسٹری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک انکوائری چل رہی تھی نیب میں, جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی کوئی کار خاص تھے, کچھ اپنے قریبی دوست تھے جن کو ایف بی آر کا جو سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے اور آن لائن تمام معاملات کرنے کا کوئی ٹھیکہ شیکہ دیا تھا, اور اس کے لیے ان کی پاکستان آمد سے پہلے ہی جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس سے ان کی حفاظتی ضمانت کو منظور کرایا گیا. یہ حفاظتی ضمانت ہوئی, پھر یہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے. کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ساتھ ہی ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول ملا اور وہ چلے گئے. اب اگر شیخ رشید صاحب اس ساری صورتحال میں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں بالکل فیکچوئل پوزیشن ہے, کیونکہ یہ آئے تھے خلیجی ایئر لائن پر, خلیجی ایئر لائن فلائٹ دبئی کی فلائٹ سے پہنچے کراچی ایئرپورٹ, اور آتے ساتھ ہی جو سول کپڑوں کے اندر جو اہلکار تھے انہوں نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا. پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود تھی اور اس کے بعد ان کو منتقل کیا گیا. اب شیخ رشید اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ماہر معیشت آ رہا ہے, اور میں نے آج سے 2-3 دن پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ ماہر معیشت ایک آ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوگی, تو ان کے اس بات کرنے کے 2 دن بعد عبد الحفیظ شیخ صاحب پہنچ جاتے ہیں. اب جو ہیں شیخ رشید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرویو ہو رہے ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد میں, اور یہ انٹرویو کیے جا رہے ہیں ماہر معیشت کے تاکہ وہ ملکی معیشت کو سنبھالیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الحفیظ شیخ صاحب کو بھی ممکنہ طور پر کسی ایسے ہی ٹاسک کے لیے طلب کیا گیا ہے. اگر ایک ایسے ہی ٹاسک کے لیے طلب کیا گیا ہے تو پھر اس بات کو کس طرح ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے, کیونکہ اگر نیوٹرلٹی موجود ہوتی تو یہ شخصیت جو تشریف لائی ہیں یا کسی بھی ماہر معیشت کی اگر حکومت کو ضرورت ہوتی تو ان کی براہ راست ملاقاتیں ہوتی حکومت کے ساتھ, اور حکومت مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ پر عبد الحفیظ شیخ کو فائنانس منسٹر لگا دیتی یا شوکت ترین کو فائنانس منسٹر لگا دیتی, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ آتے ہیں اور پھر ان کو حصار میں لے لیا جاتا ہے, پھر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد یقینی طور پر نیوٹرلٹی کے اوپر تو بہت ہی زیادہ سوالات اٹھتے ہیں, اور یہ سوالوں کا اٹھنا بہت ہی زیادہ ویلڈ بھی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے جس طریقے سے جلسے جلوسوں کے اندر جس طریقے کا مومنٹم بنایا تھا اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جلسوں کے اندر بھی مومنٹم بنایا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پریشر ڈالا, اور اس کا اظہار پھر ایک سینئر جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے اس بات کا اپنے جو شو ہے اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی اس کیمپین کا دباؤ جو ہے وہ آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر. پھر حامد میر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ جلد از جلد اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں اور نئے الیکشنز کال کریں, کیونکہ اس وقت نئے الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ مجھے بتائیں وہ کون سی حکومت ہوگی جو سخت فیصلے کرے گی, کیونکہ اس کو اگر اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ جناب ہماری جو ٹانگیں ہیں وہ نہیں کھینچی جائیں گی تو پھر کیسے سسٹم آگے چلے گا. تو سسٹم کو آگے چلانے کے لیے, اسٹیبلٹی لانے کے لیے, اکنامک کرائسس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام قوتیں جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی کھائی میں نہ گرے, تو انہیں تو اس وقت اپنی تمام تر سیاستوں کو سائیڈ پر رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, ملک کے عوام کو بچانا ہے, ملکی معیشت کو بچانا ہے. اور اگر ملکی معیشت کو بچانا ہے تو اس کے لیے سال سوا سال کوئی معنی نہیں رکھتا, سال 6 مہینے اس ساری صورتحال کے اندر اس کا کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی, کیونکہ جب آپ نے ایک بہت بڑے کرائسس کو اوورکم کرنا ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب دوحہ کے اندر IMF کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہوں, تو پھر بہت ساری چیزوں کو ہم جب لنک کرتے ہیں تو صورتحال کچھ زیادہ سامنے بہتر حالات میں ہمیں نظر نہیں آتی. اور پھر آصف علی زرداری صاحب کا اگر یہ کہنا ہے کہ 36 گھنٹے امپورٹنٹ ہیں, تو پھر واقعتاً 36 گھنٹے کے اندر اگر آصف علی زرداری صاحب کوئی بریک تھرو نہ لا سکے, کچھ واضح کلیئرٹی نہ لا سکے, کچھ کچھ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی ملاقاتیں نہ کرا سکے, کچھ ایسا تاثر نہ دے سکے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے کھڑی ہے, تو پھر یقینی طور پر پرابلم آئے گی. اور عمران خان صاحب تو اپنی جس کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ تو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. کل انہوں نے کوہاٹ میں جلسہ کیا تھا, آج انہوں نے
गुजरांवाला में जलसा करना है, लेकिन देखना यह है कि आज लाइटिंग ठीक ना होने के ऊपर किसकी खचाई होगी, क्योंकि कल तो उन्होंने खचाई कर दी थी साबिक वज़ीर शहरयार अफरीदी की, बल्कि ताने दिए अच्छा खासा। उनका ये कहना था कि इतना बड़ा स्टेडियम तो भरा हुआ है, लेकिन आधा स्टेडियम तो यहाँ से मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइटिंग ठीक नहीं है। लाइटिंग कैसे ठीक होती? हम टीवी के शो के अंदर लाइटिंग ठीक नहीं थी, आज जलसे में लाइटिंग ठीक नहीं थी। लाइटिंग अगर कोई ठीक करता है तो वो एयरवाई करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जलसों के अंदर जो लाइटिंग और साउंड सिस्टम, मेकअप शेकअप तमाम की जो जिम्मेदारी है, उसका ठेका एयरवाई को दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे होंगे वहाँ पर रोशनी का जो बंदोबस्त है, मेकअप का जो बंदोबस्त है, साउंड सिस्टम का जो बंदोबस्त है, वो करेगा एयरवाई। अब चूंकि जलसे बैक टू बैक हो रहे हैं, कल से लेकर आज तक तो एयरवाई को ये जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी। आज अब गुजरांवाला के जलसे में देखना ये होगा, क्योंकि ख़तरनाक जगह है, वहाँ मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहाँ पर उमूमी तौर पर सियासी लड़ाई झगड़े खासे होते रहे हैं। तो आज का जलसा नंबर 1 कैसा होगा? जलसे के अंदर इमरान खान साहब आज कौन सा नया बम फोड़ेंगे, और आज वहाँ पर लाइटिंग ठीक ना हुई तो किसकी शामत आएगी? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल बन गया है, क्योंकि बाकी मामला तो अब रह गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बकौल शेख रशीद, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं कल भी ख़ास आदमी था, मैं आज भी ख़ास आदमी हूँ, मैं आने वाले कल में भी ख़ास आदमी रहूँगा। तो देखना यह है कि एक ख़ास आदमी की इतला दुरुस्त होती है या इमरान खान साहब की लाइटिंग के ज़रिए जो जलसों का दबाव आता है वो काम करता है। आने वाले 36 घंटे इस हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।